हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसे हो आप लोग? सब सही? भाई, दुआ करते रहना सब लोग सही सलामत रहें। ठीक है। तो देखो, अभी मैंने इतना पढ़ा दिया था यार, काफ़ी सारा। और फिर पता चला कि फिर मैंने देखा तो आवाज़ रिकॉर्ड ही नहीं हो रही है। तो इसलिए अब मैं इसी पे लिखे हुए पे आपको बता देता हूँ पहले इतना, ठीक है, जितना बताया था मैंने। तो ईओक्यू मॉडल का जो बेसिक्स था, ठीक है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट का बेसिक था ओआर में, वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था। तो वो आप देख लेना एक बारी, आई बटन पे मैं लिंक दे दूंगा। ठीक है। तो आज हम शुरू कर रहे हैं ईओक्यू मॉडल। ईओक्यू मॉडल चार तरह के पढ़ने हैं हमें। ठीक है। उसमें से सबसे पहला वाला बेसिक ईओक्यू मॉडल, यानी विल्सन फॉर्मुलेशन, ये हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इसकी सबसे पहले अजम्पशंस देखते हैं कुछ। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ अजम्पशंस हैं। जैसे सबसे पहले अजम्पशन है हमारी डिमांड रेट। ठीक है। तो यहाँ पर जो डिमांड रेट होता है, डिमांड रेट यानी कि जिसको लैम्डा से हम डिनोट करेंगे। ठीक है। तो जो डिमांड रेट है वो हमारा क्या है, वो हमारा कांस्टेंट होगा। ठीक है। डिमांड रेट हम कांस्टेंट लेके चलते हैं यहाँ पर। ओके। और इसके अलावा नोन है डिमांड रेट, हमको पहले से पता है डिमांड कितनी है हमारी, और कंटिन्यूस है। फिर सेकंड अजम्पशन है हमारी रिप्लेनिशमेंट रेट जो है वो इन्फिनाइट है, यानी कि सप्लाई हमारी बहुत सारी अवेलेबल है सप्लायर के पास। ठीक है। कभी भी शॉर्टेज नहीं होगी उसके पास। जब हम ऑर्डर प्लेस करेंगे तो हमेशा उसके पास सप्लाई अवेलेबल रहेगी। उसके अलावा लीड टाइम। लीड टाइम क्या टाइम होता है भाई? जैसे ऑर्डर प्लेस किया हमने कोई, ठीक है, तो ऑर्डर प्लेसिंग से लेकर उसको डिलीवर होने तक जितना टाइम लग जाता है, तो उतने दिन के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, स्टॉक होना चाहिए। मतलब उतने दिन की जो डिमांड होगी उतने दिन का स्टॉक होना चाहिए हमारे पास। तो इस वाले टाइम को, यहाँ से यहाँ तक के टाइम को क्या कहते हैं अपन, लीड टाइम। और हम इस वाले मॉडल में अज्यूम करके चलते हैं कि लीड टाइम हमारा नेग्लिजिबल है, या फिर कह सकते हैं जीरो है। ठीक है। इसका मतलब हम ऑर्डर प्लेस करेंगे जीरो टाइम पर और ऑर्डर रिसीव भी हो जाएगा जीरो टाइम पर। ओके। इसके अलावा फोर्थ अजम्पशन हम लेके चलेंगे इसके अंदर, नो शॉर्टेज। शॉर्टेज नहीं होगी हमारे पास। ठीक है। यानी कि हम सारे अपने कस्टमर्स को सर्व कर पा रहे हैं। इसके अलावा पांचवा, प्लानिंग होराइजन इज नॉट टाइम बाउंड, यानी कि जो हमारी प्लानिंग है वो टाइम बाउंड नहीं है, हम कंटिन्यूसली टाइम प्लानिंग करते रहेंगे। फिर हमारा जो सिक्स्थ है, परचेज प्राइस इज कांस्टेंट, जो हमारा परचेज प्राइस है वो कांस्टेंट होगा। ठीक है। और होल्डिंग एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट इज आल्सो कांस्टेंट। ओके। उसके बाद कुछ नोटेशंस हैं। नोटेशंस में क्या है कि हम किससे क्या डिनोट करेंगे, तो क्यू होगा हमारा ऑर्डरिंग क्वांटिटी, टी ऑफ क्यू होगा हमारा टोटल एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट, जिसके अंदर हम दोनों प्रकार की कॉस्ट ऐड करेंगे। ठीक है। एक तो हमारी इसके अंदर होल्डिंग कॉस्ट भी होगी और ऑर्डरिंग कॉस्ट भी होगी। ठीक है। ऑर्डरिंग कॉस्ट भी होगी इसके अंदर और होल्डिंग कॉस्ट भी होगी। होल्डिंग कह लो या कैरिंग कह लो, एक ही बात है। ठीक। दोनों तरह की कॉस्ट इसके अंदर शामिल होगी। और होल्डिंग कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो होल्डिंग कॉस्ट को डिनोट करने के लिए एच क्यू, और टी फॉर साइकिल लेंथ। अब साइकिल लेंथ क्या है वो नीचे ग्राफ में समझाऊंगा। ए फॉर एनुअल ऑर्डर कॉस्ट होगा हमारा, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, मतलब हर एक ऑर्डर पर कितने रुपए लग रहे हैं। ठीक है। तो इसके बाद मैंने ये चार्ट बताया था। तो इसमें हम मान लेते हैं कि हमारे पास क्यू क्वांटिटी है। ठीक है। हमारे पास क्यू स्टॉक है एट टाइम जीरो। अब हम उसको डिमांड, डी रेट है हमारा, डिमांड रेट है डी। ठीक है। डी के रेट से हम कंज्यूम करते जा रहे हैं, तो कंज्यूम करते जाएंगे तो लगातार स्टॉक डिक्रीज होता जाएगा। और फिर जीरो लेवल पे आके हमने दोबारा ऑर्डर प्लेस करना है, और कहाँ तक पहुंच जाएंगे हम, मैक्सिमम ऑर्डर तक, मैक्सिमम लेवल तक। ठीक है। फिर ऐसे ही करके हम दोबारा से ऑर्डर प्लेस करेंगे, और अगेन हम कहाँ तक पहुंचेंगे, तो मैक्सिमम लेवल तक। ठीक। तो ऐसे ही हमारा कंटिन्यूस चलता रहेगा आगे तक। तो इसमें ये जो आपको दिख रहा है ये हमारा टाइम है। ठीक है। ये नीचे जो दिख रहा है ये हमारा टाइम है। ठीक। अब जैसे ही हम जीरो लेवल पे पहुंचेंगे दोबारा रीऑर्डर करेंगे। ठीक है। तो रीऑर्डर करा मान लो हमने T1 पर। ठीक है। और यहाँ पर रीऑर्डर करा हमने T2 पर। तो यहाँ पर जो T1 से लेकर T2 के बीच की लेंथ है, ठीक है, T1 से लेकर T2 के बीच की जो लेंथ है, यही हमारी क्या है, साइकिल लेंथ। इसी को कहते हैं अपन साइकिल लेंथ। ठीक है। जो टी से ऊपर डिनोट कर रहे हैं ना, इसी को हम टी से दिखाएंगे। ठीक है। साइकिल लेंथ का मतलब कि हमारे पास कितने दिन चलता है कोई स्टॉक। ठीक है। तो यहाँ पर ऑर्डर करा था, फिर वो खत्म हो गया यहाँ तक, फिर दोबारा यहाँ पे ऑर्डर करा है, तो इतनी साइकिल लेंथ है। ये कब है, व्हेन लीड टाइम जीरो। साइकिल लेंथ हमारी यहाँ से यहाँ तक की कब है, जब लीड टाइम हमारा जीरो है। अगर मान लो लीड टाइम हमारा पॉजिटिव है, ठीक है, कुछ लीड टाइम है हमारे पास, है ना, तो हम क्या करेंगे, पहले ऑर्डर करेंगे। तो पहले ही हमारा कोई लेवल आ जाएगा, वो उस लेवल पे हम क्या करेंगे, दोबारा से ऑर्डर कर देंगे। तो ये ऑर्डर क्या है हमारा, री ऑर्डर लेवल। ठीक है। यानी बिफोर रीचिंग जीरो हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया दोबारा से। ठीक है। ये ऑर्डर हमारा री ऑर्डर लेवल है। फिर ये जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारी इन्वेंट्री साइकिल, या कह सकते हैं साइकिल लेंथ। ठीक है। ये हमारी इन्वेंट्री साइकिल होगी इस केस में, इन्वेंट्री साइकिल। ओके। समझ गए। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारी जो मैक्सिमम डिमांड है, मतलब मैक्सिमम स्टॉक लेवल है। ठीक है। मैक्सिमम स्टॉक लेवल कितना है हमारा, क्यू, और मिनिमम कितना है हमारा, तो जीरो है। इस केस में मिनिमम हमारा जीरो है। तो यहाँ पर अगर एवरेज इन्वेंट्री निकालेंगे, ठीक है,
तो एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकलेगा, तो Q/2 हाफ कर देंगे। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि एवरेज इन्वेंट्री हमारी यहाँ कहीं है, ठीक है, ये हमारा एवरेज इन्वेंट्री लेवल है। ओके, ये लेवल क्या है हमारा, तो एवरेज इन्वेंट्री लेवल। हमारे पास 0 था, ये मैक्सिमम लेवल है, ठीक है, ये सारा मैक्सिमम लेवल है हमारा स्टॉक का, ये मिनिमम लेवल है 0, ठीक है। फिर हम डिमांड रेट D से कंज्यूम करते जा रहे हैं और फिर यहाँ पर दोबारा ऑर्डर कर रहे हैं। अब आगे चलते हैं, ठीक है। तो अब गाइज ऐसा करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, एग्जांपल लेते हैं और उससे फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे, सब चीज़ें फाइंड करेंगे। चलो ठीक है, नोटेशन भी बता दिया मैंने आपको। एग्जांपल कंटिन्यू करते हैं, चलिए। तो एग्जांपल हमारा एक, ठीक है, अ कंपनी, एक कंपनी है, प्रोड्यूसेस टीवी सेट्स, एक कंपनी हमारी टीवी सेट प्रोड्यूस करती है, ठीक है, और ये बनाती है 2000 टीवी सेट्स पर ईयर बनाती है, ठीक। विच नीड्स, फॉर विच इट नीड्स 2000 ट्यूब्स, ठीक है, मटेरियल है, रॉ मटेरियल इतना चाहिए, 2000 ट्यूब्स चाहिए। फिर उसके बाद हमें फर्दर इन्फॉर्मेशन दे रखी है, कॉस्ट ऑफ यूनिट, मतलब हर एक ट्यूब की जो कॉस्ट है, ठीक है, हर एक ट्यूब की जो कॉस्ट है हमारी, वो हमारी ₹10 है, ठीक। फिर उसके बाद हमें दे रखा है यहाँ पर होल्डिंग कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट या कैरिंग कॉस्ट, ये हमको दे रखी है 2.4 रुपीज़ पर ईयर, ठीक है। इसके अलावा कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर, जिसको ऑर्डरिंग कॉस्ट भी कह सकते हैं अपन, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर, ठीक है, तो वो हमारा है 150 पर ऑर्डर, एक ऑर्डर प्लेस करने का, यानी कि 150 रुपीज़ लगेगा, ठीक है। फिर इसके बाद अब हमारे पास जो डिमांड है, ठीक है, डी से डिनोट करेंगे टोटल डिमांड को, वो कितनी है, तो 2000 ट्यूब्स की डिमांड है, ठीक है। अब उसकी जो पॉलिसी है, ठीक है, उसकी जो करंट पॉलिसी है, उसके अंदर इतने सारे प्रपोजल है उसके पास, मतलब या तो वो 2000 यूनिट्स ऑर्डर कर ले, ठीक है, यूनिट्स ऑर्डर करे, तो अगर 2000 यूनिट का ऑर्डर देगी तो केवल वन टाइम देना पड़ेगा उसे पूरे ईयर में, ठीक है, वन टाइम। या फिर वो क्या करे, 1000 यूनिट्स का ऑर्डर दे, ठीक है। अगर 1000 यूनिट्स का ऑर्डर देगा तो 2000 डिमांड को पूरा करने के लिए 2 बार ऑर्डर देना पड़ेगा, ठीक है। या फिर 500, तो 500 यूनिट का अगर ऑर्डर एक बार में देगा तो कितना देना पड़ेगा, तो 4 बार ऑर्डर देना पड़ेगा 2000 डिमांड को पूरा करने के लिए। या फिर लेट सपोज 400, ठीक है, तो 400 यूनिट एक बार में ऑर्डर देगा तो कितना, तो 5 बार करना पड़ेगा उसे ऑर्डर, ठीक है। अब यहाँ पर आप एक चीज़ समझो कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ ऑर्डर्स होंगे, ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्डर जितने ज़्यादा होंगे, हर एक ऑर्डर पर परचेजिंग ऑर्डरिंग कॉस्ट लग रही है, ठीक है, तो इसका मतलब उतनी ही ज़्यादा क्या हो जाएगी, ऑर्डरिंग कॉस्ट हो जाएगी, ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, ठीक है। ये तो इसका नुकसान है, लेकिन बट एक फ़ायदा भी तो है, क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगी कौन सी कॉस्ट, हमारी कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट कम हो जाएगी, ठीक है, कैरिंग कॉस्ट हमारी कम हो जाएगी। और अगर दूसरा ऑप्शन कि नंबर ऑफ ऑर्डर्स अगर कम रखें, अगर नंबर ऑफ ऑर्डर्स जितने कम होंगे, ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स जितने कम होंगे, मान लिया कि हमारी उतनी ही क्या होगी, लो होगी हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट, ठीक है, ऑर्डरिंग कॉस्ट उतनी ही लो होगी हमारी, मान लिया, चलो ठीक है, लेकिन हमारा उतना ही क्या होगा, ज़्यादा कैरिंग कॉस्ट, क्योंकि हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ ऑर्डर्स डिक्रीज करने के लिए बड़ा ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा, यानी कि 2000 क्वांटिटी अगर हमने ऑर्डर कर दी एक बार में, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस 2000 क्वांटिटी को वेयर हाउस वगैरह में रखना पड़ेगा, संभाल के रखना पड़ेगा, तो उसके लिए हमारी कैरिंग कॉस्ट आएगी, ठीक है। तो इसका मतलब अगर बड़ा ऑर्डर प्लेस करेंगे तो कैरिंग कॉस्ट क्या आ जाएगी, ज़्यादा आ जाएगी। तो इसी कॉस्ट को मिनिमाइज करना है हमें, ठीक है, यानी कि दोनों, यानी कि जो टोटल कॉस्ट है हमारी, ठीक है, टोटल कॉस्ट वो किसके बराबर होती है, तो वो होती है हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट, ठीक है,
और प्लस में ऑर्डरिंग कॉस्ट, प्लस में हमारी कैरिंग कॉस्ट या होल्डिंग कॉस्ट, ठीक है। तो इनके जो बराबर है, ठीक है, यानी कि इस टी को हमें क्या करना है, इस कॉस्ट को हमें मिनिमाइज करना है। ऐसा हमें स्टॉक लेवल ढूंढना है, ठीक है। स्टॉक लेवल ऑन रीऑर्डर लेवल या जिसको कहेंगे, यानी रीऑर्डर लेवल ऐसा होना चाहिए, ठीक है, इकोनॉमिक क्वांटिटी पर, ठीक है। देखो रीऑर्डर लेवल अलग चीज़ है, इकोनॉमिक क्वांटिटी अलग चीज़ है, ठीक है। इकोनॉमिक क्वांटिटी निकालनी है, इसका मतलब हमारा जो कॉस्ट है वो मिनिमम हो जाए, ठीक है। और रीऑर्डर लेवल का मतलब होता है कि हमें कितने कितने लेवल पे हमें रीऑर्डर करना है स्टॉक को, ठीक है। तो हम चलो इसके अंदर निकालते हैं एक एक करके सभी चीज़ें, ठीक है भाई। तो हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है हमारा, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल को, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन आप लोगों को पता चल गया, हमें क्या करना है, कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन है हमारा मिनिमाइज द कॉस्ट, ठीक है। हमें कॉस्ट को कैसे भी करके मिनिमाइज करना है, इसका मतलब टी क्यू जो है हमारा, ठीक है, टी क्यू यानी कि टोटल कॉस्ट जो है हमारी, उसको क्या करना है, मिनिमाइज करना है। तो चलो आप शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ पर टोटल एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट, ठीक है, टोटल एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट, टोटल एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालेंगे सबसे पहले, ठीक है। मतलब हर एक साल में हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी आएगी, हर एक लेवल पे चेक करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास कितने लेवल है, हमारे पास जो क्वांटिटी है, या तो हम कितनी ऑर्डर कर लें, या तो कह रहा है कि हम 2000 ऑर्डर कर लें, ठीक है, या फिर हमारे पास प्रपोजल है कि हम 1000 ऑर्डर कर लें, या हमारे पास प्रपोजल है कि हम 500 ऑर्डर करें, ठीक है, 500 भी ऑर्डर कर सकते हैं, या हम कर सकते हैं 400 क्वांटिटी ऑर्डर, ठीक है। अब यहाँ पर हम लेट सपोज एन जो है, एन मतलब हो गया नंबर ऑफ ऑर्डर्स, कितने ऑर्डर प्लेस करने पड़ेंगे टू मीट द एनुअल डिमांड, ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स, ठीक है। और डी हमारी क्या डिमांड है, तो डिमांड कितनी हमारी 2000 है, मतलब 2000 चाहिए हमें पूरे ईयर में, ठीक है। तो अगर हम मान लो क्वांटिटी 2000 ऑर्डर करते हैं, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स यानी एन कितने होंगे, तो एन एक ही होगा, एक ही नंबर ऑफ ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। देता हूँ मैं एन मतलब नंबर ऑफ ऑर्डर्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे निकालोगे आप, नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालने का सीधा तरीका हो जाएगा अपना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा, डिमांड बाय क्वांटिटी, ठीक है, ये हो गया एन का फॉर्मूला, ओके। और ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होगा, देखो यहाँ पर ए बराबर क्या बताया था मैंने, ए बराबर हो गया हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट, ठीक है, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ठीक है, ए बताया था मैंने। तो इसका मतलब यहाँ पर जब निकालेंगे हम ऑर्डरिंग कॉस्ट यानी कि ओ क्यू, ठीक है, ओ क्यू बोल देता है ऑर्डरिंग कॉस्ट को, ओ क्यू, ठीक। तो यहाँ पर क्या निकल के आएगी हमारी, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट निकल के आएगी, नंबर ऑफ ऑर्डर एक है हमारा, ठीक है, इनटू में पर ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है 150, तो यहाँ पर टोटल कितनी आ गई हमारे पास 150 आ गई, ठीक है। इस केस में कितनी आएगी, इस केस में नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हो जाएंगे हमारी, 1000 क्वांटिटी ऑर्डर कर रहे हैं एक बार में, 2000 टोटल डिमांड है हमारी, तो 2 ऑर्डर लगाने पड़ेंगे, ठीक है। और 2 ऑर्डर के लिए ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालेंगे जब, तो 2 ऑर्डर के लिए 2 इंटू 150 करेंगे, और 2 इंटू 150 कितना आ जाएगा 300, ठीक है, 300 होगी। इसके अलावा जब हमारा क्वांटिटी कितना ऑर्डर कर रहे हैं एक बार में 500, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने लगेंगे, तो 4 बार ऑर्डर करना पड़ेगा तब जाके होगा 2000, ठीक है। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट यहाँ पर 150 रुपये है, तो 4 ऑर्डर की कॉस्ट हो जाएगी 4 इंटू 150 यानी कि 600 रुपये, ठीक है। इसके बाद हम अगर एक बार में 400 ऑर्डर करें, 400 क्वांटिटी ऑर्डर कर रहे हैं, तो 5 ऑर्डर प्लेस करने पड़ेंगे, तो यहाँ पर टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट आ जाएगी एनुअल, ठीक है, 5 ऑर्डर इंटू में 150, तो दैट विल कम टू 750, ओके। तो ये आप समझ गए कैसे निकाला हमने सब कुछ। यहाँ पर हमारी सबसे पहले आई है 150, फिर 300, फिर 600, फिर 750। देखो जैसे जैसे हमारा लॉट साइज कम हो रहा है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स बढ़ रहे हैं, और नंबर ऑफ ऑर्डर्स बढ़ रहे हैं तो हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट भी बढ़ रही है, ठीक है। तो ये हमने एक तरह की कॉस्ट निकाल ली। अब हम क्या फाइंड करेंगे, तो अब हम दूसरे तरह की कॉस्ट फाइंड करेंगे, बी, ठीक है। कौन सी कॉस्ट निकालेंगे, अब होल्डिंग कॉस्ट निकालेंगे, ठीक है, होल्डिंग कॉस्ट, टोटल होल्डिंग कॉस्ट, ठीक है, होल्डिंग कॉस्ट निकाल रहे हैं गाइस। होल्डिंग कॉस्ट को हम कह देते हैं एच क्यू, ठीक।
अब होल्डिंग कॉस्ट क्या है, हमको पर यूनिट पता है हमको, ठीक है। पर यूनिट जो एनुअल होल्डिंग कॉस्ट है, पर यूनिट जो एनुअल होल्डिंग कॉस्ट है हमारी, ठीक है, वो कितनी है हमारी 2.4 क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। अब ये कॉस्ट जो है ना कभी कभी क्वेश्चन में गिवन रहती है ऐसे करके, और समटाइम्स क्या होता है, कभी कभार ये हमें क्वेश्चन में ऐसे नहीं गिवन रहती, गिवन रहती है जैसे पोर्शन है कुछ, ठीक है, जो हमारी टोटल इन्वेंट्री वैल्यू है उसका कुछ पोर्शन या फिर उसका कुछ परसेंटेज कभी कभी ऐसे दे रखी होती है। ये जो होल्डिंग कॉस्ट है इसको अपन किससे डिनोट करेंगे, तो स्मॉल एच से, ठीक है, जो हमारी पर यूनिट होल्डिंग कॉस्ट है स्मॉल एच से। और अगर ऐसे दे रखा हो तो ऐसे हम क्या बोलेंगे, आई, ठीक है, आई से डिनोट करेंगे। ओके गाइस, अगर ऐसे दे रखा होगा तो हम क्या मान लेंगे, आई मान लेंगे। अब हमारे पास पूरे ईयर में तो चेंज होता रहेगा, ठीक है, स्टॉक कितना है ये तो चेंज होता रहेगा, तो इसलिए हम क्या कैसे निकालेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं जो हमारा एच क्यू होता है, ठीक है, वो बराबर होगा एवरेज इन्वेंट्री, यहाँ पर एवरेज ले लेंगे इन्वेंट्री का, ठीक है, एवरेज इन्वेंट्री इनटू में हमारा जो एच है। अब इन्वेंट्री का एवरेज कैसे निकालेंगे, तो मैंने आपको बताया था अभी, टोटल इन्वेंट्री हमारी क्यू है तो क्यू डिवाइड बाई ट्यू, टू इंटू में एच, ठीक, ऐसे निकलेगी एवरेज इन्वेंट्री हमारी। तो इसका मतलब अब हमें हर लेवल के लिए निकालना है, ठीक है, तो होल्डिंग कॉस्ट निकालेंगे अब सबके लिए, ठीक है, सब लेवल के लिए। तो हमारा पहला लेवल क्या था, जब क्यू हमारा कितना है 2000, ठीक है, तो क्यू 2000 होगा तो हमारा होल्डिंग कॉस्ट कितना आएगा, ठीक है, होल्डिंग कॉस्ट आ जाएगी हमारी, एवरेज इन्वेंट्री लेना है तो 2000 डिवाइडेड बाई 2 तो 1000, ठीक है, और 1000 इंटू में कितना है हमारा 2.4 है, तो ये आ जाएगा हमारा 2400, ठीक है। फिर ऐसे ही जब हम क्वांटिटी रिड्यूस कर दिए तो 1000 वही क्वांटिटी, 1000 पे हम निकालेंगे तो होल्डिंग कॉस्ट, तो 1000 का आधा यानी कि एवरेज लेना है, ठीक है, तो 2.4 से इंटू करेंगे तो 24 पंजे 120, 1200 हो जाएगी, ठीक है। फिर हम निकालेंगे ऐसे ही क्वांटिटी हमारी जब हमने रिड्यूस कर दी 500 पर, ठीक है, तब निकालेंगे होल्डिंग कॉस्ट, तो ये कितनी हो जाएगी 500 का आधा 250 एवरेज, और 2.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 25 625, 625 में से 25 कम 600, ठीक है। इसके बाद हमारी क्वांटिटी 400, ठीक है, तो 400 पर होल्डिंग कॉस्ट निकालेंगे तो हमारी कितनी है, यहाँ पर हम 400 का आधा 200, और 200 इंटू में 2.4, ये आ जाएगा हमारा कितना 24 दूनी 48, 480, ठीक है गाइस। तो ये हमने क्या निकाल ली, होल्डिंग कॉस्ट निकाल ली डिफरेंट स्टॉक लेवल्स पर, मतलब डिफरेंट क्वांटिटीज़ पर, ठीक। तो हमने दोनों तरह की कॉस्ट निकाल ली। अब यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, अगर जैसे कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ऐसे दे रखा होता है, मतलब पोर्शन दे रखा होता है कि हमारी जो इन्वेंट्री की वैल्यू है उसका कुछ पोर्शन है वो कैरिंग कॉस्ट है या होल्डिंग कॉस्ट है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या करेंगे हम, इसी को अपन होल्डिंग रेट भी कहते हैं, ठीक है, होल्डिंग रेट, होल्डिंग रेट। तो वहाँ पर अगर हमें होल्डिंग कॉस्ट निकालनी होगी कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो वहाँ पर देखो सी हमारा क्या है, सी हमारा हम मान लेते हैं ये हमारा सी यूनिट कॉस्ट है, यानी हमारा कितने का कितने रुपए का है, ठीक है, कोई यूनिट, तो सी का ही तो पोर्शन है कुछ भी। तो यहाँ पर जो होगी होल्डिंग कॉस्ट यानी कि एच, वो किसके बराबर होगी, आई सी, आई इंटू सी, यानी कि जैसे कि एग्जाम्पल लूँ अगर मैं, तो मान लो आपसे बोला गया कि 20% है, ठीक है, 20% ऑफ प्राइस, तो स्टॉक का प्राइस मान लो 10 रुपये, तो 10 रुपये का 20% यानी कि 20%, तो यहाँ पर होल्डिंग कॉस्ट कितनी हो जाएगी हमारी 0.2 इंटू में 10, तो ये कितना हो गया हमारा 2 रुपये, ठीक है। तो ऐसे करके निकाल लेंगे अगर पोर्शन में दे रखा हुआ, ओके। तो ये भी बता दिया मैंने आपको, अगर पोर्शन में दे रखा हो तो कैसे निकाल सकते हैं। अब आगे चलते हैं, ठीक है, तो हमारी दोनों तरह की कॉस्ट निकल गई, तो टोटल कॉस्ट निकाल सकते हैं हम, तो हम सी पार्ट में कैलकुलेट करने जा रहे हैं टोटल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट, ठीक है, टोटल वेरिएबल एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट निकालेंगे अब, ओके। तो ये कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम एक टेबल बना लेते हैं। अभी हम ऐसी नॉर्मल फार्मूला से कर रहे हैं, फिर हम फार्मूला खुद डिराइव कर लेंगे, ठीक है। तो एक टेबल बनाते हैं, चलिए।
तो हमारी क्वांटिटी हम पहली 400, फिर 500, फिर 1000 और एट द एंड 2000 क्वांटिटी है। ठीक है, तो अगर 400 क्वांटिटी ऑर्डर कर रहे थे, एनुअल डिमांड कितनी है हमारी 2000। ठीक है, एनुअल डिमांड हमारी 2000 है। तो 2000 को मीट करने के लिए कितने ऑर्डर प्लेस करे थे हमने 5, 500 के हिसाब से 4, 1000 के हिसाब से 2, 2000 के हिसाब से 1। एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी थी हमारी, तो 150 पर यूनिट थी। ठीक है, 150 मतलब 150 पर ऑर्डर। तो यहाँ पर कितनी आई थी, तो 15 पंजे 75, 750। ठीक है, यहाँ पर हो गई 150 इंटू 4, 600, 300 और 150। एवरेज इन्वेंट्री निकाली थी हमने, तो यहाँ पर 400, 400 का आधा एवरेज इन्वेंट्री कितनी होगी, तो 200, 500 का आधा 250, 1000 का आधा आपका 500। ठीक है, 2000 का आधा 1000। यहाँ पर होल्डिंग कॉस्ट निकालनी थी हमें। ठीक है, तो होल्डिंग कॉस्ट हमारी 2.4 पर ईयर थी। तो यहाँ पर इंटू करेंगे एवरेज इन्वेंट्री से, तो यहाँ पर कितनी आई थी 480, यहाँ पर 600, 24 पंजे 120, 1200 और 2400। अब टोटल कॉस्ट क्या होगा, तो टोटल कॉस्ट अपना इन दोनों का समेसन। ठीक है, होल्डिंग कॉस्ट और इन दोनों का समेसन क्या है हमारा, टोटल कॉस्ट। ओके, क्यू क्वांटिटी पर टोटल कॉस्ट कितनी है, तो समेसन कर देंगे दोनों का। तो यहाँ पर 7 4 11, 5 8 13। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ रहा है 1230, 600 600 1200, 1200 और 300 1500 और 2400 और 150, तो ये हो गया 2550। ठीक, 2550। तो यहाँ पर अब हम अगर यहाँ से ही देखें, इसी टेबल में देखें, तो इस टेबल में आपको दिख रहा होगा जो हमारी टोटल कॉस्ट है वो मिनिमम यहाँ पर है। ठीक है, ये मिनिमम है हमारी, मिनिमम टोटल कॉस्ट है। तो इसका मतलब यही तो है हमारी, यानी कि यही लेवल है हमारा। ठीक है, इधर ही हमारी मिनिमम हो रही है कॉस्ट, हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन यहीं पे कंप्लाई कर रहा है। तो इसका मतलब इसके सामने देखेंगे तो यहाँ पर जो क्वांटिटी है ये 500, तो यहाँ पर हमारी कॉस्ट मिनिमम है, यानी कि एट 500 क्वांटिटी टोटल कॉस्ट इज मिनिमम। इसका मतलब हमारी जो क्वांटिटी है 500 ही है जो ऑर्डर करनी चाहिए हमें। ठीक है, तो ये हमने क्या निकाल ली, एक तरह से EOQ निकाल ली। मतलब इसके अंदर हमने कोई फॉर्मूला लगाया, जस्ट हमने नॉर्मल सी एवरेज कैलकुलेशंस करके ही हमने EOQ निकाल लिया। लेकिन हमें OR के अंदर क्या है, इसको फॉर्मूले से निकालना है। तो अब हम फॉर्मूला डेवलप करते हैं। ठीक है, तो ये जो क्वांटिटी निकल के आई है वो सारे क्यू में से जो क्वांटिटी निकल के आई है इसको अपन डिनोट करेंगे क्यू स्टार से। ठीक है, ये क्यू स्टार है और यही क्या हमारा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, यही हमारा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करेंगे फॉर्मूला से। ठीक है, तो फॉर्मूला कैसे ड्राइव हुआ इसके लिए देखते हैं। देखिए, अब हमारे पास EOQ जो निकला है, ठीक है, उसमें हमको ये तो पता चल गया कि मिनिमम ऑर्डर कितना करना चाहिए हमें 500। ये हमारी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है, क्योंकि इस पर क्या है, इस पर हमारी टोटल कॉस्ट मिनिमम है। और अगर आप ऑब्जर्व करोगे टेबल में, अगर टेबल में हम देखें तो ये जो हमारी यहाँ पर ऑर्डरिंग कॉस्ट है, ये OQ जो है, और जो हमारी होल्डिंग कॉस्ट है वो भी इक्वल है। देखो, इधर भी 600 है, इधर भी 600 है। ठीक है, अब इसके लिए हम फॉर्मूला लिखते हैं। ठीक है, तो जो EOQ है, EOQ, इसको अपन इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी या इकोनॉमिक ऑर्डर लेवल भी कह सकते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक ऑर्डर लेवल भी कह सकते हैं इसको। इसको क्यू स्टार से डिनोट करते हैं। ठीक है, क्यू स्टार, ये हमारा EOQ है। तो इसको कैसे निकाला हमने, हमारे को वहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पर टोटल कॉस्ट क्या है, मिनिमम है। ठीक है, इसका मतलब EOQ पे टोटल कॉस्ट मिनिमम होती है। ठीक, इसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास, डायरेक्टली अगर हम इसको कैलकुलेट करें, वो फॉर्मूला है हमारा अंडर रूट ऑफ 2 इंटू A इंटू D, यानी एनुअल डिमांड और ऑर्डरिंग कॉस्ट। ठीक है, डिवाइड बाय H, या फिर मैंने आपको बताया था H जो है कहीं कहीं पर डायरेक्ट दे के रखेगा तो H लिखेंगे, और कहीं पर डायरेक्ट नहीं दे के रखेगा तो क्या लिखेंगे, तो हमको I दे के रखेगा। I मतलब पोर्शन या परसेंटेज ऑफ जो भी हमारी इन्वेंट्री की वैल्यू है उसका। ठीक है, तो उसमें कैसे निकालेंगे, ऊपर तो सेम ही रहेगा, नीचे क्या कर देंगे, IC कर देंगे। ठीक है, मैंने आपको ऊपर बताया है कि H इज इक्वल टू IC, यानी कि जब पोर्शन में दे रखा होता है तो H IC के बराबर होता है। ठीक, तो ये हमारा EOQ का फॉर्मूला आ गया। अब हमारे क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करें इस फॉर्मूले में, देखते हैं 500 आता है कि नहीं आता। तो हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है, 150 पर ऑर्डर है। ठीक,
और हमारी होल्डिंग कॉस्ट क्या है 2.4 है, और हमारी एनुअल डिमांड कितनी है तो 2000 क्वांटिटी है। ठीक, अब इस फॉर्मूले में पुट करते हैं, तो क्यू स्टार निकालेंगे जब अंडर रूट ऑफ 2 इंटू में ऑर्डरिंग कॉस्ट 150 इंटू में डिमांड 2000 डिवाइडेड बाय एच 2.4। ठीक, तो यहाँ पर इसको जब सॉल्व करेंगे अपन 1.2, ठीक, एक जीरो और लगा दो, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 50 और 4 पंजे 20, तो 5 पच्चे 25, तो यहाँ पर आ रहा है अपना 2.5 लाख। ठीक, तो 2.5 लाख का रूट लेंगे जब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 का रूट 25 का रूट 5 और डबल जीरो का मतलब 4 बार जीरो का डबल जीरो। यहाँ पर देखो मतलब हमारा ये आंसर इससे मैच हो रहा है कि नहीं, जो ऊपर निकाला था हमने टेबल से, वहाँ पे भी 500 आया था, यहाँ पे भी 500 आया है। ठीक है, तो ये तो निकाल सकते हैं हम EOQ इस फॉर्मूले का यूज़ करके डायरेक्टली। ठीक है, यानी कि इसमें हमें वैल्यू पुट करनी है और डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अब हमें और क्या क्या निकालना पड़ता है, ठीक है, जैसे कि हमसे पूछता है रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल मतलब कितने समय पे हमें रीऑर्डर कर देना चाहिए, किस लेवल पर रीऑर्डर कर देना चाहिए, यानी कि आपकी जो डिमांड है वो किस पॉइंट पर इतनी बचेगी सिर्फ जो लीड टाइम के दौरान फुलफिल हो पाए। जैसे कि हमने अपने वाले मॉडल में क्या है, हमने तो लीड टाइम 0 लेके चलना है। ठीक है, लेकिन अगर हम अज्यूम करें, ठीक है, अज्यूम कर लेते हैं कि लीड टाइम जो है हमारा कुछ है ना, हमने मान लिया कि लीड टाइम हमारा लेट सपोज 15 डेज है। ठीक है, 15 डेज, यानी हम जो ऑर्डर प्लेस करते हैं वो 15 दिन में रिसीव होता है हमें। ठीक है, तो अगर हम ये लीड टाइम लेके चलें तो हम कैसे निकालेंगे रीऑर्डर लेवल। ठीक है, देखते हैं। देखो अब पूरी ईयर में हमने मान लिया हम वर्क करते हैं, नंबर ऑफ जो वर्किंग डेज हमारे, ठीक है, नंबर ऑफ वर्किंग डेज ये भी पता होनी चाहिए हमारे को। ठीक है, अगर लीड टाइम डेज में दे रखा है तो नंबर ऑफ वर्किंग डेज भी दे रखे होंगे, तो हमने मान लिया 250 हमारे, यानी 250 डेज हम ऑपरेट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर लीड टाइम हमने अज्यूम कर लिया है। ठीक है, वैसे तो फर्स्ट मॉडल में नेग्लिजिबल या फिर जीरो होता है ज़्यादातर। ठीक है, लेकिन अगर मान लो दे रखा होता 15 डेज हम अज्यूम करके कैलकुलेट करते हैं, तो डेली डिमांड निकालनी पड़ेगी पहले तो हमें। देखो लीड टाइम हमारा 15 डेज का है, यानी कि 15 डेज तक हमें क्या करना है, हमारे पास 15 डेज का स्टॉक बचा होना चाहिए। ठीक है, 15 डेज का स्टॉक बचा होना चाहिए ताकि हम जो हमारे कस्टमर से उनकी डिमांड को फुलफिल कर पाएँ, ताकि जब हमारे को ऑर्डर रिसीव हो हम स्टॉक आउट ना हो उस दौरान। ठीक है, तो 15 दिन में स्टॉक मिलेगा हमें, यानी कि यहाँ हमने ऑर्डर प्लेस किया। ठीक है, ऑर्डर प्लेस यहाँ पर करा हमने, ऑर्डर प्लेस्ड, और यहाँ पर हमें रिसीव होगा, तो उसके बीच का जो टाइम है वो लीड टाइम होता है। तो लीड टाइम के दौरान भी तो हम ऑपरेट करेंगे, तो उस दौरान हमारे पास इतना स्टॉक होना चाहिए कि हम सारी डिमांड को फुलफिल कर पाएँ। ठीक है, तो वही होता है हमारा रीऑर्डर लेवल, मतलब किस लेवल पे जाती है हमें रीऑर्डर कर देना है। तो देखो, तो डेली डिमांड निकालेंगे पहले यहाँ पर कि पर डे हमको कितनी डिमांड चाहिए, फिर हम क्या निकालेंगे कि लीड टाइम के दौरान कितनी डिमांड चाहिए। तो डेली डिमांड कैसे निकालेंगे, 2000 क्वांटिटी है पूरे साल के लिए और 250 दिन ऑपरेट करते हैं, तो यहाँ पर कितनी आ गई डेली डिमांड हमारी, तो 8 ट्यूब्स आ गई अपने एग्जाम्पल के हिसाब से। ठीक है, तो 8 ट्यूब्स आ गई हमारी। अब यहाँ पर लीड टाइम के दौरान देखते हैं, ठीक है, डिमांड कितनी है, डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, सिंपल है, हर दिन कितना चाहिए 8, और लीड टाइम कितने दिन का है 15 डेज का है, तो 15 डेज इंटू में डेली डिमांड 8 ट्यूब्स। ठीक है, तो हमें कितनी चाहिए, तो 15 8 120, यानी 120 ट्यूब्स चाहिए हमें। 120 ट्यूब्स जब बचे हों तब हमें दोबारा से ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए, इसका मतलब ये हो गया। ठीक है, ऑर्डर प्लेस कब करेंगे, जब 120 ट्यूब बचे हों, यानी कि हम कह सकते हैं कि जब हमारे पास 120, यानी कि जब हमने कितने कंज्यूम कर लिए हों, 2000 में से 120 पे ऑर्डर प्लेस करना है। दैट मीन्स वी कैन से दैट कितने 1880, मतलब 1880 जब हम ट्यूब्स कंज्यूम कर चुके होंगे, ठीक है, तब हमें ऑर्डर प्लेस कर देना है तुरंत। ठीक है, फिर क्योंकि हमारे पास इतना ही है, तो ये आप समझ गए होंगे ये कैसे निकालना है हमें। ओके, तो रीऑर्डर लेवल आप समझ गए। अब हमें और भी चीज़ें निकालनी पड़ती है। ठीक है, क्वेश्चन में और भी चीज़ों की डिमांड होती है कि ये भी निकालो वो भी निकालो, तो अब हम सारी चीज़ें कैलकुलेट करेंगे एट क्यू स्टार, मतलब जो हमारा हमने EOQ निकाला है। ठीक है, क्यू स्टार यानी कि EOQ,
तो सारी चीज़ें हम EOQ पे कैलकुलेट करेंगे, जो भी हमने ऊपर निकाला था, ठीक है, सब कुछ कैलकुलेट करेंगे। जैसे हमें हमें पता तो चल गया कि हमारी होल्डिंग कॉस्ट 600 आई थी, ये सब कुछ पता चल गया। हम क्यू स्टार पे कैलकुलेट करेंगे अब सारी चीज़ें, ठीक है। तो अब देखो, जब हम पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, यानी टोटल वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि इन्वेंट्री की जो टोटल कॉस्ट है वो कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम पहले क्या कर रहे थे, पहले हमने करा था यहाँ पर, पहले हम जैसे निकाले टोटल कॉस्ट PQ, वो किसके बराबर थी, ऑर्डरिंग कॉस्ट OQ प्लस में होल्डिंग कॉस्ट HQ, ऐसे निकाला था। अब यहाँ पर वो Q क्वांटिटी पे थी, अब क्या करेंगे, हम Q को रिप्लेस कर देंगे किससे, Q स्टार से हर जगह, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Q स्टार TQ स्टार, ठीक है, किसके बराबर होगा, तो OQ स्टार, ठीक, प्लस में HQ स्टार, ओके। पहली चीज़ तो ये। अब चलो यहाँ पर हम इसको और अगर एक्सप्लेन करें तो TQ स्टार इक्वल टू OQ कैसे निकाला था, ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकाल रहे थे हम, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट मैंने बताया था आपको कैसे निकालते हैं भाई, याद है, ऊपर बताया था। तो कैसे निकालते हैं, D डिवाइड बाय Q करा था हमने वहां पर, तो यहाँ पर क्या करेंगे, D डिवाइड बाय Q स्टार कर देंगे इनटू में ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डरिंग कॉस्ट, ओके, प्लस में होल्डिंग कॉस्ट कैसे निकाला था, तो एवरेज इन्वेंट्री लिया था यहाँ पर, एवरेज इन्वेंट्री दैट इज Q/2, तो Q/2 नहीं करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे अब Q स्टार बाय 2, ठीक, और इनटू में किससे कर देंगे, H। अब H किसके बराबर होता है, IC, तो यानी यहाँ पर IC भी हो सकता है, ओके, समझ गए गाइस। अब यहाँ पर Q स्टार क्या डिनोट कर रहा है, तो आपको पता है EOQ डिनोट कर रहा है, ठीक है, दोनों जगह पे Q स्टार का क्या मतलब है, EOQ। तो देखो ये जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है, ऑर्डरिंग कॉस्ट मैंने बताया था, ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकालते हैं, D डिवाइड बाय Q, यानी कि डिमांड डिवाइडेड बाय Q, हमें पता चल जाएगा उससे कितने ऑर्डर आ रहे हैं, ठीक है, कितने ऑर्डर प्लेस करने हैं, फिर उसको A से इंटू कर दिया था, यानी ऑर्डरिंग कॉस्ट जो थी हमारी पर ऑर्डर की। अब इधर में और अगर रिप्लेस करूं तो D हमारा D इंटू A हो गया ऊपर, ठीक है, और नीचे क्या हो गया, तो नीचे Q का फॉर्मूला क्या बताया था, ठीक है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला क्या था, तो वो था 2 इंटू में A इंटू में D डिवाइडेड बाय H, या IC भी कह सकते हैं, ठीक है, प्लस में ऊपर भी यही फॉर्मूला 2 इंटू में A इंटू में D डिवाइडेड बाय H, ओके, डिवाइड बाय यहाँ पर क्या है 2 है और इंटू में H है। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे, ठीक है, डिफरेंशिएट वगैरह करेंगे, मतलब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन के बाद क्या आएगा हमारे पास, ठीक है, ऑन सिंप्लीफिकेशन वी विल गेट TQ, यानी टोटल कॉस्ट एट Q स्टार इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 इंटू A इंटू D इंटू H, 2ADH, ठीक है, 2ADH। अब यहाँ पर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया H इज इक्वल टू IC, ठीक है, तो दैट्स वाई इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज 2ADIC, ओके। तो अब इस पे हम एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं अपना जो था, ठीक है, उसका वैल्यू निकालते हैं। तो TQ स्टार हमें वैसे तो पता है, हमारी टेबल के हिसाब से हमने कितनी निकाली थी टोटल कॉस्ट, तो 1200 थी, है ना, मिनिमम थी यही। तो अब देखते हैं 1200 आता है क्या इससे, चलिए 2 इंटू में ऑर्डरिंग कॉस्ट 150, डिमांड 2000 इंटू में H कितना है हमारा, तो 2.4, ठीक है, होल्डिंग कॉस्ट 2.4 थी, सॉल्व करेंगे इसे 600 दूनी 1200, 12 दूनी 2400, ठीक है, कितना हो जाएगा ये, 15 दूनी 30, 3 दूनी 6 और 24 छिक 144, ठीक है, 144 और 1 2 3 4 0, ओके। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 14,40,000। अब 14,40,000 का जब अंडर रूट लेंगे, ये किसका स्क्वायर है, 12 का, ठीक है, और 4 जीरो का अंडर रूट होता है 2 जीरो, आ गया ना, देखो सेम आ गया, समझ गए। तो ये हमारा हमने क्या निकाल लिया, टोटल कॉस्ट, और फॉर्मूला मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है। अब हमें और क्या निकालना पड़ता है यहाँ पर, ठीक है,
तो क्यू स्टार पर ही हम निकालते हैं इन्वेंट्री साइकिल, यानी कि जिसको कहेंगे ऑप्टिमल इन्वेंट्री टाइम, सॉरी ऑप्टिमल इंटरवल टाइम, है ना। तो हमें और चीज़ें क्या निकालनी है एट क्यू स्टार, जैसे हमने सबसे पहले निकाला टोटल कॉस्ट, ठीक है, ए पार्ट में टोटल कॉस्ट निकाल चुके हैं हम। अब निकालेंगे बी पार्ट में हम इन्वेंट्री साइकिल। मैंने आपको बताया था इन्वेंट्री साइकिल क्या होती है, ठीक है, मतलब हमारा स्टॉक कितने दिन के लिए इनफ है, ठीक है। इसको कह सकते हैं ये क्या है, तो भाई टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव ऑर्डर्स, टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव ऑर्डर्स, दो सक्सेसिव ऑर्डर के बीच में कितना टाइम लग रहा है वो हमारा होता है इन्वेंट्री साइकिल। तो वहाँ पर हमने टी से डिनोट करा था, यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो टी स्टार हो जाएगा, ठीक है। तो हमें टाइम कितना मिल रहा है, ठीक है, वो कैसे निकालते, वो निकालते सीधा क्यू डिवाइड बाय डी, ठीक है, जितनी ऑर्डरिंग क्वांटिटी है उसको डिवाइड कर दो डिमांड से, पता चल जाएगा हमें कितनी इन्वेंट्री साइकिल कितने दिन चलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास टी स्टार निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, टी स्टार निकालेंगे पहले हमारा क्यू स्टार कितना है 500 कैलकुलेट करा हुआ, और डिमांड कितनी है 200, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, इसको काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कितना आएगा भाई 0.25, और ये पर ईयर आएगा, ठीक है, मतलब 0.25 पर ईयर, ये हमारी इन्वेंट्री साइकिल है, यानी कि हमारा स्टॉक कितने दिन चलेगा। अब हम देखते हैं कितने दिन चलेगा, तो भैया हमारे पास टी स्टार अगर हम डेज में कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कितने दिन थे, 250 वर्किंग डेज थे, ठीक। अब 250 वर्किंग डेज थे, तो हम क्या करेंगे इंटू कर देंगे सीधे, ठीक है भाई। तो 0.25 इंटू में 250, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 25 तो 62.5 डेज, यानी कि एक बार ऑर्डर करा हुआ कितने कितने दिन चलेगा, तो 62.5 दिन चलेगा, ओके। ये मतलब हो गया इसका। अगर तुम वैसे भी देखोगे यार पूरे साल में कितनी, ठीक है 2000 चाहिए, हमारे पास एक बार में कितनी ऑर्डर कर रहे हैं हम, ठीक है, और पूरे साल में कितने दिन चल रहा है, तो 2000 है जो, ठीक है, और पूरे साल में हम 250 दिन ऑपरेट कर रहे हैं, पूरे साल में 250 दिन ऑपरेट कर रहे हैं, इसका मतलब 5 पच्चे 25 और 5 चौके 20 40 8, ठीक है। तो 8 एक मिनट 250 दिन ऑपरेट कर रहे हैं, अरे यार कितना स्लो चल रहा है ये, ठीक है, 250 दिन ऑपरेट कर रहे हैं, तो हमारा ये आ गया 5 अट्ठे 40, दैट मीन्स 8 यूनिट पर डे हमें चाहिए, ये तो हमने पहले भी निकाल लिया था, ठीक है। अब 8 यूनिट पर डे चाहिए, और एक बार में हम कितने यूनिट कर रहे हैं ऑर्डर, तो 500, तो भाई 500 के हिसाब से 8 अगर डिवाइड करते हैं तो कितने दिन चल जाएंगे पता चल जाएगा सीधे, सिंपल सी कैलकुलेशन है ये, ठीक है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें 8 6 48, 2 बच गया, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, देखो 62.5 आ गया, मतलब अंडरस्टैंडिंग भी है इतनी तो, ठीक है। बाकी ये फॉर्मूला भी है सिंपल, ओके, ये भी आप समझ गए होंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमें निकालना है सी पार्ट, नंबर ऑफ ऑर्डर्स। लेट सपोज हमको बोल दे क्वेश्चन में नंबर ऑफ ऑर्डर्स हमें पता ही नहीं चले, तो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है, ईओक्यू वगैरह दे रखा हो, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स को हम कहते हैं ऑप्टिमल नंबर ऑफ ऑर्डर्स, ठीक। तो ये कैसे निकालेंगे, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स पहले हम क्या दिखा रहे थे एन से, अब दिखाएंगे एन स्टार, तो एन स्टार बराबर हो जाएगा 1 में जितनी हमारी हमने ऊपर जो निकाला इन्वेंट्री साइकिल, ठीक है, उससे हम डिवाइड दे देंगे, ओके। तो यहाँ पर निकालते हैं चलो, तो एन स्टार बराबर हमारी इन्वेंट्री साइकिल कितनी थी 0.25, तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 4 ऑर्डर्स, और वैसे भी आपको पता है क्यू स्टार की वैल्यू कितनी है 500, ठीक है, और हमारी एनुअल डिमांड कितनी है 200, तो भाई एनुअल डिमांड को फुलफिल करने के लिए कितनी बार ऑर्डर करना पड़ेगा 4 बार, यही तो है ये, ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स। बाकी फॉर्मूले में एन स्टार इज इक्वल टू 1/T स्टार, ठीक है। और इसके अलावा ठीक है सी नहीं डी, तो डी पार्ट में ये सी था ना ऊपर वाला, हाँ, तो डी पार्ट में हमें क्या निकालना है, रुपीज़ में वैल्यू मांग रहा है मान लो, ठीक है, अभी तक हम क्वांटिटी में बता रहे हैं सब कुछ, रुपीज़ वैल्यू निकालनी है, तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जब रुपीज़ में निकालने को बोल दे दैट मीन्स क्यू स्टार इन रुपीज़, ठीक है,
तो कैसे निकालेंगे, तो देखो इसको कैलकुलेट करेंगे अपन क्यू स्टार, भाई जितना हमारा ऑर्डर क्वांटिटी है ईओ क्यू जितना है उसको किससे इंटू कर दें, सी से। अब सी मैंने क्या बताया था आपको, कॉस्ट पर यूनिट, कि भाई कितने रुपए का एक है, ठीक है। तो कॉस्ट पर यूनिट हमारे एग्जाम्पल में कितने रुपए दे रखी है, 10, हमारे एग्जाम्पल में तो 10 दे रखी है ना। तो यहाँ पर क्यू स्टार कितना निकला, 500 इंटू में 10, तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा ₹500। समझ गए, ये हमारी हो गई ईओ क्यू की वैल्यू इन रुपीज, ठीक। इसके अलावा हमसे बोल दे कि एवरेज इन्वेंट्री निकालो, कुछ भी निकलवा ले, आप तो अब सब निकाल सकते हो, है ना। एवरेज इन्वेंट्री निकाल दो रुपीज में, तो निकाल देंगे भैया, क्या दिक्कत है। हमको 500 ऑर्डर करने एक बार में, 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगी, इनटू कर देंगे कैरिंग ऑर्डर पर कॉस्ट से, मतलब सॉरी यूनिट पर कॉस्ट। हाँ, तो एवरेज इन्वेंट्री निकालनी है अब, तो एवरेज, एक मिनट हैंग चल रहा है बहुत। तो एवरेज इन्वेंट्री निकालनी है, कैसे निकालेंगे, तो भाई एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या बताया था, क्यू स्टार डिवाइड बाई 2, और अगर वैल्यू निकालनी है तो किससे इंटू कर देंगे, सी से, ठीक है। सी हमारा क्या है, तो कॉस्ट पर यूनिट है। तो यहाँ पर 500 डिवाइड बाई 2 इंटू में 10, तो कितना आ जाएगा, 250, ठीक है। 250 इंटू में 10, 2500, ये हमारी रुपीज़ में वैल्यू आ गई। ओके, समझ गए भाई। अब अगर मान लो क्वेश्चन के अंदर डिमांड मॉनेटरी दे रखी हो, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर कभी कभी मॉनेटरी डिमांड दे रखी हो, मतलब पैसों में बता दे कि इतने रुपए का हम स्टॉक कंज्यूम करते हैं। तो अगर हमें मनी में देगा तो हम क्या करेंगे, अगर हमें बता दे पर यूनिट कॉस्ट, तो हम सी से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। जो टोटल वैल्यू होगी उसको सी से डिवाइड करके हम क्या निकाल लेंगे, यूनिट्स। अगर मान लो वो भी नहीं दे रखा हो, तो हम क्या करेंगे, तब हमें अगर बोल दे कि ईओ क्यू निकालो रुपीज़ में सीधे, तो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। एक फॉर्मूला है, वो क्या है, तो चल जा भाई, देखो 2, अरे चल जा, फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू में ए इंटू में सी इंटू में डी, 2ACD डिवाइडेड बाय आई। ओके, ये हमारा फॉर्मूला है, समझ गए। यहाँ पर हमको अगर वैल्यू पूछ ले, ठीक है, टोटल कॉस्ट की वैल्यू पूछ ले रुपीज़ में, तो टी क्यू स्टार पूछ ले टोटल कॉस्ट इन रुपीज़, उसके लिए भी एक फॉर्मूला बता देता हूँ। वो हमारा क्या है, 2 इंटू ए इंटू सी इंटू डी, और इसको इंटू कर दो आई से। आई क्या है, तो पोर्शन ऑफ द टोटल इन्वेंट्री वैल्यू, है ना। आई क्या है, हमारा टोटल इन्वेंट्री वैल्यू का कुछ पोर्शन, जो कि किस रूप में लेना है हमें, होल्डिंग कॉस्ट, या फिर कह सकते हैं कैरिंग कॉस्ट, समझ गए। और आई किसके बराबर होता है, दोबारा एक बार बताता हूँ, आई बराबर होता है एच के। गॉट इट। तो ये था हमारा भाई बेसिक ईओ क्यू मॉडल। आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा, ठीक है। और कोई डाउट वगैरह हो तो बता देना, कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, ठीक है। और लाइक वाइक कर दिया करो भाई वीडियो को, अगर अच्छा लगता है तो लाइक कर दिया करो, ठीक है। लाइक कर दिया करो, बाकी शेयर वगैरह करना आपकी इच्छा है, ठीक है। और सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं करा हुआ तो, ठीक है। और बाकी यार प्रे करो कि भगवान थोड़ी कृपा करें, ये जो पानी वानी चढ़ रहा है यमुना जी का, ठीक है, ये शांत हो, ठीक। चलो, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।